विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी कारक। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस स्वतंत्रता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी रहे। लंबे समय तक विद्यार्थियों हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, लेकिन अंततः अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत गौरवमय घटना मानी गई। इससे विदेशी शासन के एक युग का अंत ही नहीं हुआ, वरन ये लंबे और कष्टदायक संघर्ष के बाद भारतीय राष्ट्र का पुनर्जन्म भी था। सत्ता हस्तांतरण के संबंध में अनेक व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं। प्रधानमंत्री एटली और कुछ ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री एटली और ब्रिटेन की मजदूर दल सरकार की उदारता के कारण 1947 में भारत को आज़ादी मिली। वहीं एक दूसरे पक्ष का यह मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता 1885 में स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयत्नों का परिणाम थी। लेकिन विद्यार्थियों, इनमें से किसी भी विचार को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता विभिन्न परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। 1947 तक भारत में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि राजनीतिक दृष्टि से सत्ता हस्तांतरण में देरी करना संभव ही नहीं था। अमेरिकन कूटनीतिज्ञ विलियम फिलिप्स इस सत्य को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि जुलाई 1947 में जब मजदूर दल की सरकार का निर्माण हुआ, तो उसने उसके उन तत्वों को देखा जो नितांत स्पष्ट थे। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कारण जो है उत्तरदायी थे, और उनमें सबसे पहले बात करें, उनकी विवेचना अगर हम करें भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी या कारकों की या कारणों की या परिस्थितियों की, तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति का। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू से राष्ट्रीय चेतना अपने चरमोत्कर्ष पर थी और 1942 का विद्रोह अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ब्रिटेन को भारत छोड़ देने की चेतावनी ही था। और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता को करो या मरो का नारा दिया था या संदेश दिया था। इस प्रकार संपूर्ण देश में राष्ट्रीय जागृति व्याप्त हो गई थी और आजाद हिंद सेना के नायकों पर अभियोग और सैनिक विद्रोह की घटनाओं ने इस राजनीतिक जागृति का परिचय दे दिया था। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जो अपनी व्यवहार कुशलता और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है, ऐसी स्थिति में सम्मानपूर्वक भारत को छोड़ देना ही उचित समझा। मौलाना आजाद के अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा के संबंध में अब कोई भी बात गुप्त नहीं थी। रक्षा सैनिकों और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि उन्होंने अपना रक्त इस आश्वासन पर बहाया है कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। इस आश्वासन को अब पूरा किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, भारत के स्वाधीनता के लिए उत्तरदायी जो कारण है, उसमें एक अन्य कारण था भारत का राजनीतिक एकीकरण। यद्यपि आप जानते होंगे कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो फूट डालो राज करो की नीति थी, किंतु अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अनजाने में ही उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में ले लिया था और इससे भारत का राजनीतिक एकीकरण हो गया था। इसी कारण माइकल ब्रीचर लिखते हैं कि भारत की स्वाधीनता ब्रिटिश राज्य द्वारा अचेतन अवस्था में लाई गई चेष्टा का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम थी, जिसमें स्वाभाविक चेतनता और सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई। कांग्रेस ने एक लंबे अरसे में यही काम किया। इस दृष्टि से ब्रिटिश राज में ही इसके विनाश के बीज भी छिपे थे। अंग्रेजों द्वारा न केवल राजनीतिक एकीकरण किया गया, वरन उन्होंने एक सार्वजनिक संचार के साधन यानी एक व्यवस्था, एक ही डाक व्यवस्था तथा एक ही प्रकार की आर्थिक नीतियों के द्वारा भारतीयों को एक दूसरे के निकट ला दिया था। इस प्रकार संपूर्ण देश की शक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में निहित हो गई, जिसको शासन सहन नहीं कर सका और भारत को स्वतंत्र करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। इसके बाद विद्यार्थियों में बताना चाहूँगी आपको कि दूसरे देशों का इंग्लैंड पर क्या दबाव था और जिसकी वजह से उन्हें भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। यानी ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा और ख़ास तौर पर अमरीकी दबाव इंग्लैंड के ऊपर था। युद्ध काल में राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के रूजवेल्ट और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे च्वांग काई शेक ने ब्रिटेन पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला था। युद्ध काल के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस दबाव में वृद्धि कर दी।
ब्रिटेन के द्वारा अमेरिकी सहयोग से ही युद्ध में विजय प्राप्त की गई थी और युद्धोत्तर काल में इंग्लैंड अमेरिका की अवहेलना का साहस नहीं कर सकता था। हाउस ऑफ कॉमन्स के वाद विवाद में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत रूस के बढ़ते हुए दबाव के कारण ब्रिटेन के लिए भारत पर अपनी सत्ता बनाए रखना अत्यधिक कठिन हो गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य हुआ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नया बिंदु है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति, यानी इंग्लैंड जो है वो एक शक्तिशाली स्थिति में था, एक प्रमुख राष्ट्र था, अभी भी एक शक्तिशाली देश था, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और इस संदर्भ में जैसा कि हमने बात की थी कि इंग्लैंड ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा नए उपनिवेश स्थापित करके अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था को काफ़ी समृद्ध कर लिया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने स्थिति में पूरी तरह बदलाव ला दिया। यद्यपि मित्र राष्ट्रों की इस युद्ध में विजय हुई थी, किंतु इस युद्ध के कारण इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। सैनिक व आर्थिक दृष्टि से इंग्लैंड की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, इंग्लैंड के लिए भारत पर अधिकार बनाए रखना संभव नहीं था। जैसा कि माइकल ब्रीचर ने भी लिखा है कि इंग्लैंड की कमजोर स्थिति भारत के पक्ष में इतना सबल तथ्य था कि 1945 ईस्वी में यदि अनुदार दल सत्तारूढ़ होता तो वह भी भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को टाल नहीं सकता था। वैसे भी अब भारत पर अधिकार बनाए रखना इंग्लैंड के लिए लाभप्रद नहीं था। आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने के बाद तथा भारत के असंतोष को देखते हुए अब गुलाम भारत उनके लिए विशेष फायदेमंद नहीं था। अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ के लिए ही भारत पर अधिकार किया था, किंतु जब उसे आर्थिक फायदा ही नहीं था तो उस भारत पर अधिकार बनाए रखने का भी कोई औचित्य नहीं था। तो इस पर उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इसके बाद में बात करेंगे हम एशिया में जागरण की। तो विद्यार्थियों, 20वीं शताब्दी में संपूर्ण एशिया अपनी लंबी नींद से जाग चुका था। अब एशिया के लोग जो थे उन्होंने अनुभव किया कि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा उनको धोखे में रखकर उनका शोषण किया गया है। जब उनमें स्वतंत्रता की इच्छा उत्पन्न हुई और मध्य पूर्व के देशों में उपनिवेशवाद का अंत करने के लिए तेजी से प्रगतिशील आंदोलन शुरू हो गए। भारत इनमें सबसे अधिक प्रगतिशील होने के कारण स्वाभाविक रूप से अग्रणी था, सबसे आगे था। ब्रिटेन द्वारा भारत को दी गई स्वतंत्रता एशियाई नव जागरण की इस प्रवृत्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण ही था। यानी भारतीयों को भी अब एशिया के जो अन्य देश थे उनसे उनको भी जो है प्रेरणा मिल रही थी और अंग्रेजों के लिए संपूर्ण एशिया में हो रहे जागरण को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा था, यानी कठिन हो रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में भारत के पक्ष में जनमत होना। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से पहले ही भारत के प्रति ब्रिटिश जनमत में तेजी से सुधार होता जा रहा था। 1935 के अधिनियम की सफल क्रियान्वित यानी सफल लागू किए जाने से उनके सामने भारतीयों की राजनीतिक क्षमता स्पष्ट हो गई थी और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों द्वारा ब्रिटेन को दिए गए सहयोग से भारतीयों ने ब्रिटिश व्यक्तियों के मित्र का स्थान प्राप्त कर लिया था। ब्रिटिश समाज के अनेक शक्तिशाली वर्गों का ये विचार हो गया था कि भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। 1945 के आम चुनाव में मजदूर दल की विजय का एक कारण मजदूर दल की भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति थी। स्पष्ट रूप से ब्रिटेन के इस भारत पक्षी जनमत के कारण ब्रिटेन भारत पर अधिक लंबे समय तक नियंत्रण नहीं रख सका। इसके बाद में बताना चाहेंगे कि साम्यवाद का खतरा, यानी जो इंग्लैंड विश्व में साम्यवादी प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, इसलिए जो इंग्लैंड के लोग हैं यानी अंग्रेज हैं वो डरने लगे थे। उनको डर था कि यदि भारत को जल्द ही आज़ादी नहीं दी गई तो भारत पर साम्यवादी विचारधारा छा जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता का झुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा था। भारत पर साम्यवादी प्रभाव हो जाने पर इंग्लैंड की स्थिति विश्व में अत्यंत जो है सोचनीय हो जाती।
और वह अपने मित्रों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। सौभाग्यवश अंग्रेजों ने इस खतरे को भांप लिया तथा भारत को साम्यवादी होने से बचाने के लिए उसे स्वतंत्र कर देना उन्होंने उचित समझा। इस तथ्य की पुष्टि एटली के इस कथन से भी होती है, यदि हम सावधान न होते तो हम भारत को केवल विद्रोह की आग में ही झोंक कर नहीं छोड़ देते, बल्कि साम्यवादी राजनीतिक शक्तियां भी वहां हावी हो जाती। इस स्थिति को ठीक करने के लिए कार्यवाही अति आवश्यक थी। तो विद्यार्थियों, जो भारत को आज़ादी मिली उसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। उसी में एक कारण और है, वह है इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार का होना। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे और उन आम चुनाव में मजदूर दल ने आश्वासन दिया था कि यदि वे सत्ता में आया तो भारतीयों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और परिणाम ये हुआ कि इन चुनाव में मजदूर दल को सफलता मिली और इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड की जनता भी चाहती है कि भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर दल ने जैसा कि बताया मैंने आपको कि आश्वासन दिया था, तो अब उसे अपना आश्वासन भी निभाना था और भारत को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया उसने शुरू की। इसी संदर्भ में मौलाना आज़ाद अपनी पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि हमारे विरोध के पश्चात भी इंग्लैंड द्वारा भारत पर कुछ वर्षों तक शासन और किया जा सकता था। फ्रांस यद्यपि इंग्लैंड से भी कमजोर था, लेकिन वह हिंद चीन पर यानी इंडो चाइना पर 10 वर्षों तक शासन करता रहा। किंतु एटली ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो भारतीय स्थिति का ब्रिटिश स्वार्थों के लिए उपयोग करते। इसलिए इस बात का श्रेय मजदूर सरकार को दिया जाना चाहिए, जिसने सत्ता हस्तांतरण कार्य शीघ्रता और सम्मानपूर्वक किया। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि भारत को तेजी से और सौजन्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजों द्वारा छोड़ने के लिए मजदूर दल की सरकार बधाई की पात्र थी। तो विद्यार्थियों, ये जो कारण है कि इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनना, तो वह भी भारत के पक्ष में रही। इसके अलावा एक और कारण है, वह है सैनिक विद्रोह। 1858 से लेकर 1944 तक भारतीय सेना ब्रिटिश शासन के प्रति पूरी तरह वफादार रही और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के बल पर ही जन आंदोलनों का दमन भी किया गया था। लेकिन 1946 में सैनिक विद्रोह के रूप में जो घटना घटित हुई, उससे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना की भक्ति पर भी और अधिक समय के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। युद्ध के कारण ब्रिटिश सेना की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी और जन आंदोलन के दमन के लिए भारतीय सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने समय रहते भारत छोड़ देने में ही अपना हित जाना और उन्होंने भारत को छोड़ने के लिए मानस बना लिया। प्रोफेसर वीपी मेनन लिखते हैं कि इन घटनाओं ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रवाद को अब सेना में घुसने से नहीं रोका जा सकता। भारतीय सेना अब राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगी थी और भारत में इतनी ब्रिटिश सेनाएं नहीं थी कि वह सब जगह भेजी जा सकती। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है माउंटबेटन योजना की स्वीकृति। अभी तक भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी बाधा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का परस्पर विरोध भी रहा था, लेकिन जुलाई 1947 में कांग्रेस और लीग के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकृत कर दिए जाने के कारण सत्ता हस्तांतरण के मार्ग की अंतिम बाधा भी समाप्त हो गई। परिस्थितियों के दबाव के कारण कांग्रेस ने समझ लिया कि भारत का विभाजन ही गतिरोध दूर करने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है। लीग ने भी इस कटे छटे पाकिस्तान को स्वीकार करने की व्यवहारिकता अपना ली, यानी उसने भी स्वीकार कर लिया कि उन्हें एक छोटा मोटा पाकिस्तान ही मिलेगा। सभी पक्षों द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ले जाने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने विद्यार्थियों भारत के विभाजन का कार्य 3 महीने में ही पूरा कर दिया। 14 अगस्त 1947 को भारत 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सारांश रूप में हम देखें तो ये लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की। परंतु जिस समय भारतीयों को स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई, भारत के विभाजन के प्रश्न में भी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद
था। अंततः जो एक बात कहना चाहेंगे कि डॉक्टर जी.एस. छाबड़ा ने लिखा है कि लंबे समय तक अंग्रेज भारतीयों को आपस में विभाजित कर शासन करने में सफल रहे थे। कांग्रेस सांप्रदायिकता का विरोध शुरू से ही कर रही थी और इसी का लाभ उठाकर अंग्रेज हिंदू व मुसलमानों तथा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद उत्पन्न करते थे। भारतीय इसलिए अंग्रेजों के इन कार्यों को सहते रहे क्योंकि भारत का विभाजन अधिकांश भारतीयों को पसंद नहीं था। किंतु जब पाकिस्तान बनाए जाने का निर्णय ले ही लिया गया तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं था। और लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी कांग्रेस व लीग को समझौता करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। परिस्थितिवश कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस समझौते को यानी माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता के जो प्रमुख सहायक तत्व हैं उनका उल्लेख करते विद्यार्थियों डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था, जहाँ स्वतंत्रता की प्राप्ति काफ़ी सीमा तक हमारे अपने त्यागों और बलिदानों के फलस्वरूप हुई है, वहाँ वह विश्व शक्तियों और घटनाओं का भी परिणाम है। इसके साथ ही ब्रिटिश जाति के लोकतंत्रात्मक आदर्शों और ऐतिहासिक परंपराओं की पूर्ति भी है। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे कारक परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जिनका क्रमवार जो है मैंने उल्लेख यहाँ पर किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।